Good afternoon, everyone. Is audio video clear for all? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो इज क्लियर. चलिए कंटिन्यू करते हैं. कल कहाँ तक डिस्कस किया था हमने? वी हैव स्टार्टेड. कल भी क्लास बीच में बंद हो गई थी आधे घंटे बाद ही. आज भी ये यूट्यूब में इशू ही आ रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था. सो वॉट एवर इज द केस, कल हम डिस्कस कर रहे थे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस को. In particle size distribution analysis, we have discussed the first method, sieve analysis. We were discussing second method, sedimentation analysis. सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हमने ये डिस्कस किया था कि ये बेस्ड है स्टोक्स लॉ के ऊपर. ये बेस्ड था स्टोक्स लॉ के ऊपर. हमने स्टोक्स लॉ की अजम्पशन देखी थी. हमने स्टोक्स लॉ की लिमिटेशन देखी. वी हैव टॉक्ड अबाउट द अजम्पशंस ऑफ स्टोक्स लॉ. वी हैव टॉक्ड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ. फिर हम एनालिसिस कर रहे थे कि जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो आप पिपेट मेथड से भी कर सकते हो, हाइड्रोमीटर मेथड से भी कर सकते हो. फिर हमने ये डिस्कशन भी स्टार्ट कर दिया था कि पिपेट मेथड हाइड्रोमीटर मेथड में सस्पेंशन बनाने का तरीका क्या था, सेम था. तो इस बात की मैं डिस्कशन कर रहा था और बीच में बफर होने लग गया था, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. तो डिस्कशन का पॉइंट ये था कि आइदर इट इज पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड टू कैरी आउट दी सेडिमेंटेशन एनालिसिस. चाहे पिपेट मेथड हो चाहे हाइड्रोमीटर मेथड हो, सेडिमेंटेशन एनालिसिस को करने के लिए दोनों में सस्पेंशन बनाने का तरीका सेम रहेगा. तो डिस्कस में पहले कर लेता हूं, उसके बाद में मेंशन करके भी दे दूंगा आपको. अब सस्पेंशन जब बनाया जाता है उससे पहले उसके ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है. ट्रीटमेंट की जाती है मतलब हमारी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, हमारी सॉइल के अंदर कैल्शियम कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट हुए तो जब सेटलमेंट एनालिसिस हम करेंगे, जैसे ये पार्टिकल कांटेक्ट में आएंगे, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बिगर साइज पार्टिकल. एक बड़े साइज का पार्टिकल बनेगा जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक. इसका मतलब फ्लॉकुलेंट सेटलिंग होगी. और स्टोक्स लॉ में अजम्पशन थी सेटलिंग क्या है, डिस्क्रीट है. तो इसका मतलब यह है कि हमारी एनालिसिस में एरर ज्यादा निकल के आ जाएगा. तो इस एरर को रिड्यूस कराने के लिए, डिस्क्रीट सेटलिंग कराने के लिए हम ध्यान रखते हैं कि जब हम सस्पेंशन बनाएंगे उससे पहले हम सॉइल के सैंपल की प्री ट्रीटमेंट करें. तो प्री ट्रीटमेंट का पर्पस है सॉइल में से ऑर्गेनिक मैटर को हटाना, सॉइल में से कैल्शियम कंपाउंड्स को हटाना. So purpose of the pre-treatment is to carry out the removal of organic matter, to carry out the removal of कैल्शियम कंपाउंड्स. अब ये कैसे हटाए जाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को हटाने का तरीका हमें पता है, हम उसकी ऑक्सीडेशन करा देते हैं. सो वी ऐड एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इन ऑर्डर टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर. और कैल्शियम कंपाउंड्स को हटाने के लिए हम उसमें कोई सॉल्ट डाल देते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं. तो इसको हम बोलते हैं प्री ट्रीटमेंट. तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज प्री ट्रीटमेंट. तो अभी हमारा सस्पेंशन बनानी है, उससे पहले हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सॉइल के ऊपर. ये कलर कैसे आ रहा है? तो प्री ट्रीटमेंट, ये बढ़िया आ रहा है ये तो इस बार. सो प्री ट्रीटमेंट, ये कहाँ से सेलेक्ट हो गया अपने आप? चलो बढ़िया. सो प्री ट्रीटमेंट. सो प्री ट्रीटमेंट. सो प्री ट्रीटमेंट अब क्या है? प्री ट्रीटमेंट, इट सेज बिफोर प्रिपेयरिंग. सो बिफोर प्रिपेयरिंग, बिफोर preparing soil suspension, before preparing soil suspension, organic matter and calcium compounds present in the soil are removed, to avoid combination और agglomeration, कुछ भी बोल सकते हो. to avoid agglomeration. एग्लोमरेशन का मतलब आपको एनवायरनमेंट बता रखा है, कंबाइन. तो कंबाइन होने को बोलते हैं एग्लोमरेशन. एग्लोमरेशन ड्यूरिंग सेटलमेंट. एग्लोमरेशन ड्यूरिंग सेटलमेंट. कैसे हटाते हैं? सो टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इज एडेड. ऑक्सीडाइजिंग reagent like hydrogen peroxide H2O2 is added. Hydrogen peroxide is added. So hydrogen peroxide is added, which oxidize. So is added which oxidize organic matter. And to remove calcium compounds. 0.2 normal hydrochloric acid is used. So hydrochloric acid is used. ऐसा करने से कैल्शियम क्लोराइड बन जाती है.
तो पहला पॉइंट क्या लिखा? अच्छा है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा? प्री ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? प्री ट्रीटमेंट का मतलब होता है सस्पेंशन बनाने से पहले की ट्रीटमेंट। एम क्या है? ऑर्गेनिक मैटर को हटाना, कैल्शियम कंपाउंड्स को हटाना। क्यों हटाना? अगर नहीं हटाया ये फ्लोकुलेंट सेटलिंग करवा देंगे, पार्टिकल्स जुड़ेंगे आपस में, इनकी वजह से पार्टिकल्स विल कंबाइन बिकॉज ऑफ देम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ऑर्गेनिक मैटर कैसे हटाया? ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट मिला दिए, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट विल ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर। कैल्शियम कंपाउंड्स को कैसे हटाया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो ये वैलिड है दोनों के लिए, पिपेट मेथड से भी पहले करेंगे, हाइड्रोमीटर मेथड से भी पहले करेंगे, तो दोनों से पहले की जाएगी ये, विल बी डन प्रायर टू बोथ। क्लियर है यहां तक की एनालिसिस? चलिए, सो क्लियर है यहां तक एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा प्री ट्रीटमेंट हो गया। प्री ट्रीटमेंट हो गया, अब हमारा है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस प्री ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट पेज, सेकंड पॉइंट, प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल सस्पेंशन। सो प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल सस्पेंशन। तो अगली जो ऑपरेशन इन्वॉल्व है हमारी सेडिमेंटेशन एनालिसिस में, वो है सॉइल सस्पेंशन को बनाना। अब सॉइल सस्पेंशन का मतलब क्या है? सॉइल और पानी के मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉइल सस्पेंशन। तो पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड करने के लिए हम गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉइल डालते हैं, दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं? सॉइल सस्पेंशन बोल देते हैं। मिक्सचर ऑफ बोथ इज टेक्निकली टर्म्ड एज सॉइल सस्पेंशन। अब पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड में हम अलग अलग क्वांटिटी में सॉइल डालते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। कितनी क्वांटिटी है उसको मेंशन कर देते हैं। पर अब हम कर क्या रहे हैं? प्री ट्रीटमेंट के बाद सॉइल का सस्पेंशन बना रहे हैं ताकि हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस को एग्जीक्यूट कर पाए। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट सेज व्हाट? फर्स्ट पॉइंट सेज इन पिपेट मेथड, सो इन पिपेट मेथड, तो पिपेट मेथड में, in pipette method 12 to 30 grams of soil, so in pipette method 12 to 30 grams of soil is mixed to 500 ml of soil suspension का मतलब टोटल वॉल्यूम है ये, soil suspension, so it is the total volume. And in hydrometer method 24 to 60 grams of soil is mixed to 1000 ml of soil suspension. तो ध्यान रखना ये टोटल वॉल्यूम है, ये अलग अलग वॉल्यूम नहीं है दोनों के, तो इस चीज को रेफर करना है आपको। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। तो कैसे बनाई सॉइल सस्पेंशन? सॉइल सस्पेंशन बनाने के लिए हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने 12 से 30 ग्राम सॉइल डाली पिपेट मेथड के अंदर और फिर पानी मिलाते गए। तो इसका मतलब सॉलिड का वॉल्यूम भी है और पानी का वॉल्यूम भी है। जब टोटल वॉल्यूम 500 ml हो जाए, हम अपनी सस्पेंशन बनाने की प्रोसेस को रोक देंगे। इसका मतलब पिपेट मेथड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी 500 ml। बट इन केस ऑफ हाइड्रोमीटर मेथड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन विल बी 1000 ml। तो ये 1000 ml किसका वॉल्यूम है? 1000 ml इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एंड वाटर। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोमीटर में सॉलिड और पानी दोनों डबल होते हैं, तो सस्पेंशन का वॉल्यूम में क्या निकल के आता है? डबल निकल के आता है। क्लियर है चीज? तो ये तो हमारा सॉइल सस्पेंशन बना। तो हमने सस्पेंशन बनाने से पहले ट्रीटमेंट करी, नाम क्या रखा? प्री ट्रीटमेंट। फिर सस्पेंशन बनाया, अब सस्पेंशन बनाने के बाद दोबारा ट्रीटमेंट की जाती है, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट। क्या एम है पोस्ट ट्रीटमेंट का? जब हमने सॉइल सस्पेंशन बना दिया, अब इसमें सॉइल के पार्टिकल सेटल करेंगे। कौन से सॉइल के पार्टिकल सेटल करेंगे? फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल, क्ले और सिल्ट। क्ले और सिल्ट खुद कोहेसिव सॉइल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्ले और सिल्ट के पार्टिकल सेटल करेंगे, क्योंकि इनमें खुद में कोहेजन है, सेटलमेंट के टाइम पे अगर ये कांटेक्ट में आए, इट विल लीड टू द फ्लोकुलेंट सेटलिंग, पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे और बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। इसका मतलब डिफरेंस है प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट में। कैसे डिफरेंस है? प्री ट्रीटमेंट का एम था ऑर्गेनिक मैटर को हटाना, कैल्शियम कंपाउंड्स को हटाना, ताकि वो पार्टिकल्स को जुड़े नहीं दे। उनको हटा दिया, उनके हटने के बाद भी सॉइल के एग्लोमरेशन के चांसेस हैं, क्योंकि सॉइल खुद क्या है? कोहेसिव नेचर की है। तो इसका मतलब ये है, मेरे को अब इस कोहेसिव नेचर वाली सॉइल को आपस में नहीं जुड़वाना। नहीं जुड़वाने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं सस्पेंशन के ऊपर, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है हमने पोस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि ये सस्पेंशन बनाने के बाद किया आपने।
So this treatment is being done after the preparation of suspension, thereby it is termed as post treatment. एम क्या है? जो क्ले और सिल्ट के पार्टिकल हैं उसको सेटलमेंट के टाइम पे जुड़ने नहीं देना. अब कैसे करते हैं? सस्पेंशन के अंदर हम डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट बना देते हैं. हमने एनवायरमेंट में डिस्कस किया हुआ है फ्लोकुलेटिंग रिएजेंट. फ्लोकुलेटिंग रिएजेंट मतलब जो फ्लॉक बनाए. कौन बनवाता है फ्लॉक? कोगुलेंट फ्लॉक बनवाता है. सो कोगुलेंट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स. तो फिर डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट क्या करेगा? इट विल अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लॉक्स, और अगर फ्लॉक बन जाएंगे तो उसको ब्रेक भी कर देगा. तो वो प्रोसेस जिसमें हम डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट डालें सॉइल सस्पेंशन के अंदर, इसको हम बोल देते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट. इसको टेक्निकली बोला जाता है पोस्ट ट्रीटमेंट. तो पोस्ट ट्रीटमेंट क्या है? इट सेज आफ्टर प्रिपेयरिंग, इट सेज आफ्टर preparing the soil suspension. So after preparing the soil suspension, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा है. So after preparing the soil suspension, dispersing reagent, so dispersing reagent or deflocculating reagent is added to avoid the agglomeration, of fine grained soil. Avoid to agglomeration of fine grained soil. अब कौन से ऐड करते हैं commonly used deflocculating reagent? So commonly used deflocculating reagent. So commonly used deflocculating reagent. Is, अब कौन कौन से हैं deflocculating reagent? Sodium oxalate. So sodium oxalate, then sodium hexametaphosphate. ये सारे नाम पूछेगा आपसे वो. So sodium hexametaphosphate, then sodium carbonate. So sodium carbonate, then sodium silicate. So sodium silicate. तो ये सारे केमिकल्स आप डाल सकते हो. All these chemicals can be added. अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से. तो सस्पेंशन बनाया, सस्पेंशन बनाने के बाद हमने डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट मिलाए. कौन कौन से मिला सकते हो? सोडियम ऑक्सीलेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट. ऑल दीज केमिकल्स कैन बी एडेड इन दी soil suspension to avoid the formation of the flocks of fine grained soil. तो प्री ट्रीटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन, पोस्ट ट्रीटमेंट. तो पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड को करने से पहले ये तीनों चीजें होंगी. रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? Any of the point to be referred from this now? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए? क्लियर है पूरी स्टोरी? क्लियर है? आगे बढ़े. अब हम मेथड को डिस्कस करते हैं. नाउ विल डिस्कस दी मेथड. अब कौन कौन से मेथड है इसके अंदर? दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. So first method, pipette method. So first of the method is pipette method. So now I'll be talking about the pipette method. अब क्या pipette method? First point says in this method 10 ml of soil sample, 10 ml of soil sample, soil sample नहीं है, suspension ही है ये. 10 ml of soil suspension sample is collected from fixed height, sampling height or depth. Let us suppose HC of depth of 10 centimeter, phase sampling depth of 10 centimeter at different time interval. अब टाइम इंटरवल क्या है वो भी आगे बता देता हूं. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है the collected sample is further being tested. The collected sample is further being tested for the mass of
solids present in it by oven drying method. Next point of reference, the size of particle that settles in soil suspension by sampling depth. So by sampling depth HE in time t is computed as follows. स्टोक्स लॉ अप्लाई करेंगे तो सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू g - 1 गामा w d स्क्वायर बाय 18 म्यू. दिस इज इक्वल टू सैम्पलिंग डेप्थ he बाय t. यहाँ से हम पार्टिकल की साइज निकाल सकते हैं. रीअरेंज किया तो सैम्पलिंग डेप्थ इज इक्वल टू 18 म्यू डिवाइड बाय g - 1 गामा w इंटू he बाय t. आगे लिखा हुआ है कांस्टेंट, इसको हमने कांस्टेंट बना के he बाय t बोल दिया. कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 18 म्यू अपॉन g - 1 गामा w. एक चीज और बतानी है, टाइम जिस पे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं 1, 2, 4, 8, 15, 30 मिनट्स. 1, 2, 4, 8, 16, 24 आवर्स. चलिए यहां तक की कहानी देखते हैं. रेफर द एंटायर स्टोरी दैट वी हैव मेंशन्ड. तो हमने प्री सस्पेंशन पोस्ट सस्पेंशन में जो ट्रीटमेंट किए वो देख लिए, सस्पेंशन कैसे बनाया जाता है वो देख लिया. अब पिपेट मेथड में क्या करते हैं? पिपेट मेथड कंसिस्ट ऑफ अ पिपेट. अब मुझे कोई बताएगा पिपेट क्या होती है? या आपने यूज कर रखी है, या आपने अपनी इंजीनियरिंग में भी यूज कर रखी है, और आपने अपनी केमिस्ट्री में 11th 12th में भी यूज कर रखा होगा. तो पिपेट और ब्यूरेट, इससे आप टाइट्रेशन करते हैं. तो पिपेट और ब्यूरेट यूज होती है टाइट्रेशन के अंदर. तो ब्यूरेट रखते हैं हम, जिसमें टाइट्रेंट होता है, नीचे पानी का सैंपल होता है, नॉब को ओपन करते हैं. तो नॉब को ओपन करते हैं, वी ओपन दी नॉब. जैसे नॉब ओपन करते हैं, जो ब्यूरेट में हमारा सैंपल है वो गिरता है पानी के अंदर. अब फर्क बस ये होता है कि पिपेट क्या होती है. पिपेट एक ट्यूब होती है जिसका वॉल्यूम होता है 10 ml का. पिपेट एक ट्यूब होती है जिसका वॉल्यूम होता है 10 ml का. इसका काम होता है सैंपल को कलेक्ट करना. तो इसके ऊपर बल्ब लगी होती है. जैसे बल्ब को प्रेस करते हो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है. तो जैसे बल्ब को प्रेस करते हो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है. आप इस पिपेट को डालते हो सैंपल के अंदर, जैसे उसको रिलीज करते हो, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव प्रेशर जो भी सैंपल आप कलेक्ट करना चाहते हो वो उसके अंदर आ जाती है. तो पिपेट का पर्पस क्या होता है? सैंपल को कलेक्ट करना. द पर्पस ऑफ द पिपेट इज टू कलेक्ट द सैंपल. क्लियर है? अब क्योंकि पिपेट का वॉल्यूम है 10 ml, तो 10 ml का सैंपल कलेक्ट हो जाएगा. तो पहले तो बस मैंने यही बताया पिपेट क्या होती है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज पिपेट. अब करते क्या है इस पिपेट मेथड के अंदर? व्हाट डू वी डू इन दिस पिपेट मेथड? इस पिपेट मेथड के अंदर हम 10 ml का सॉइल सस्पेंशन सैंपल कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड सैंपलिंग डेप्थ. इसका मतलब सैंपलिंग डेप्थ हमने फिक्स कर रखी है फ्रॉम अ फिक्स्ड सैंपलिंग डेप्थ. इस बात को समझने के लिए रेफर दिस. ये हमारा सॉइल सस्पेंशन है. वॉल्यूम कितनी है इसकी? व्हाट द वॉल्यूम? ये जो सॉइल सस्पेंशन है इसकी वॉल्यूम कितनी है हमारी? व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सस्पेंशन? ये जो सॉइल सस्पेंशन है इसका वॉल्यूम कितना है? व्हाट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन? 500 ml. इसके अंदर हम पिपेट को इंसर्ट करते हैं. लेट अस सपोज ये पिपेट मैंने दिखा दिया आपको. इसके अंदर हम पिपेट को इंसर्ट करते हैं. इसके अंदर हमने पिपेट को इंसर्ट किया. तो पिपेट को इंसर्ट किया एक फिक्स्ड सैंपलिंग डेप्थ पे. सैंपलिंग डेप्थ कितनी है हमारी? व्हाट द सैंपलिंग डेप्थ? सैंपलिंग डेप्थ हमारी 10 सेंटीमीटर की. तो सैंपलिंग डेप्थ इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. इसका वॉल्यूम है 10 ml का. तो सैंपलिंग डेप्थ है हमारी 10 सेंटीमीटर की. जो वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम ऑफ पिपेट, ये है 10 ml का. वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन 500 ml का. तो हम करते क्या है, हमारे 500 ml के सॉइल सस्पेंशन के अंदर इस पिपेट को इंसर्ट करते हैं एक फिक्स्ड सैंपलिंग डेप्थ पे. ये फिक्स्ड सैंपलिंग डेप्थ है, लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर की. तो फिक्स्ड सैंपलिंग डेप्थ पे हमने पिपेट को इंसर्ट किया, बल्ब को प्रेस किया और रिलीज कर दिया. इसके अंदर 10 ml का सॉइल सस्पेंशन कलेक्ट हो जाएगा. तो इसमें 10 ml का सॉइल सस्पेंशन कलेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? आपने 10 ml के सॉइल सस्पेंशन को कलेक्ट करके साइड में रख दिया. क्लियर है? अब थ्योरी समझते हैं इसकी थ्योरी समझते हैं. हमने इस सॉइल सस्पेंशन को कलेक्ट किया 10 सेंटीमीटर की हाइट से एट अ पर्टिकुलर टाइम t, और वो टाइम की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है.
तो मुझे ये बताओ एट एनी गिवन टाइम टी आपको इस 10 सेंटीमीटर की हाइट चलने वाले पार्टिकल की साइज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? किसी भी गिवन टाइम टी पे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले पार्टिकल की मुझे साइज निकालनी है। अब वो कैसे निकालूंगा? मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता है 10 सेंटीमीटर, मुझे टाइम पता है जिसके बाद मैंने पिपेट को इंसर्ट किया है। तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसकी। वी कैन कैलकुलेट द सेटलिंग वेलोसिटी। तो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हिच हैव सेटल्ड बाय 10 सेंटीमीटर इन टाइम टी इज गिवन बाय व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज h e, टाइम इज t। यही सेटलिंग वेलोसिटी हम पार्टिकल की स्टोक्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो मैंने स्टोक्स लॉ लगाया g-1 गामा w d स्क्वायर बाय 18 म्यू। दोनों को सॉल्व किया, मुझे क्या निकल के आ गया? मुझे ये निकल के आ गया कि पार्टिकल की साइज कितनी है जो h दूरी चला इन टाइम t। इसका मतलब इस रिलेशनशिप से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं किस साइज का पार्टिकल h डिस्टेंस चल गया है टाइम t पे। मुझे जरा ये बताओ, ये जो साइज निकल के आई है ये मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल है जो h डिस्टेंस चला टाइम t में, या मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल है जो h डिस्टेंस चला टाइम t पे? इट्स द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल व्हिच हैज ट्रेवल्ड h डिस्टेंस इन टाइम t, और मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल व्हिच हैज ट्रेवल्ड h डिस्टेंस इन टाइम t। ये जो साइज निकल के आई है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है उस पार्टिकल की जो h डिस्टेंस चला है टाइम t के अंदर? बस ये चीज बता दो आप मुझे। इट्स द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल और मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल। ये मैक्सिमम साइज होगी या मिनिमम साइज होगी? साथ में रीजन दे देना। गिव मी द रीजन अलोंग विद दैट। मैक्सिमम साइज होगी क्योंकि सर छोटे वाले पार्टिकल उससे ऊपर होंगे, छोटे वाले पार्टिकल उससे ऊपर होंगे। चलो डीके के आपने जो बोला वो सही सोच के बोला, पर मेरे सॉइल सस्पेंशन में पार्टिकल्स तो होमोजीनियसली प्रेजेंट है। सॉइल सस्पेंशन बनाया था आपने, मिक्स किया था, इसका मतलब हर पॉइंट पे हर साइज का पार्टिकल है। इसका मतलब हर पॉइंट पे हर साइज का पार्टिकल है, हर पॉइंट पे हर साइज का पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब जो पार्टिकल h डिस्टेंस चला है टाइम t पे, उसकी जो वैल्यू आपने स्टोक्स लॉ से निकाली है वो मैक्सिमम साइज ही पार्टिकल देगा। इट विल गिव यू द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल। पर मुझे ये बताओ सैंपलिंग डेप्थ h पे जो साइज आपने निकाली, क्या उससे बड़े साइज के पार्टिकल होंगे क्या? जो सैंपलिंग डेप्थ h पे आपने t टाइम बाद साइज निकाली स्टोक्स लॉ से, क्या बड़े साइज के पार्टिकल होंगे क्या उसमें? साइज d से क्या बड़े साइज के पार्टिकल होंगे सैंपलिंग डेप्थ h पे आफ्टर टाइम t? क्या सैंपलिंग डेप्थ h पे आफ्टर टाइम t d साइज से बड़े पार्टिकल होंगे या नहीं होंगे? गायब हो गए सब। सैंपलिंग डेप्थ h पे t टाइम के बाद d साइज से बड़े पार्टिकल नहीं होंगे, d ही मैक्सिमम साइज का पार्टिकल होगा। इसका मतलब ये हुआ सैंपलिंग डेप्थ h पे आफ्टर टाइम t आपको d साइज के पार्टिकल और उससे छोटे साइज के पार्टिकल मिलेंगे। तो ध्यान रखना, एट सैंपलिंग डेप्थ ऑफ h आफ्टर टाइम t आपको सिर्फ d साइज के पार्टिकल जो आपने स्टोक्स लॉ से निकाला है और इससे छोटे साइज के पार्टिकल दोनों मिलेंगे। बोथ विल बी कलेक्टेड इन दिस। तो इसको मैं दिखा भी देता हूं आपको यहाँ पे कि हमारे सैंपल के अंदर ये पिपेट में से जो आपने सैंपल बाहर निकाला, ये पिपेट में से जो आपने सैंपल बाहर निकाला इसका वॉल्यूम कितना है? तो पिपेट में से जो आपने सैंपल बाहर निकाला इसका वॉल्यूम है 10 ml, इसका है वॉल्यूम 10 ml। अब इसमें कौन कौन सी साइज के पार्टिकल होंगे? इसमें डी साइज का पार्टिकल भी होगा और डी साइज से छोटे पार्टिकल भी होंगे, पर डी साइज से बड़ा पार्टिकल नहीं होगा। क्यों? डी साइज से बड़ा पार्टिकल अगर मैंने टॉप पर भी रख दिया वो एच से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा इन टाइम टी, क्योंकि बड़े साइज के पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वो सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। इन द सेम टाइम इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस। क्लियर है यहां तक की कहानी? अभी तक के पॉइंट में कोई सी भी चीज रिपीट करनी हो? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ? अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी बहुत चलेगी आगे, क्योंकि वो क्रॉस कर जाएगा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से। बिल्कुल सही बात है, नहीं होंगे। ये लैग बहुत आता है, मैं सवाल पूछता हूं टाइम टी पे, आपके पास वो सवाल पहुंचता है t+t पे, तो आप जवाब देते हो फिर और टाइम निकल जाता है, तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलिए कोई बात नहीं। तो हम इस टेस्ट में कर क्या रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग द टेस्ट। हम इस टेस्ट में अलग अलग टाइम पे, कौन कौन से टाइम, ये टाइम मैंने सारे ऊपर लिख दिए हैं। तो हमने सस्पेंशन बनाने के हाफ मिनट बाद पिपेट को डाला, 10 सेंटीमीटर के हाइट पे सैंपल उठा लिया। सस्पेंशन बनाने के 1 मिनट बाद, सस्पेंशन बनाने के 1 मिनट बाद
हमने पिपेट को डाला और सैंपल कलेक्ट कर दिया। सस्पेंशन बनाने के 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 16 घंटे बाद और 24 घंटे बाद आपने पिपेट को इंसर्ट किया सेम हाइट पे और सॉइल सस्पेंशन बाहर निकाल लिया। इसका मतलब अब आपको क्या पता चल गया है अलग अलग टाइम के लिए? फॉर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन व्हाट इज नोन टू अस? फॉर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन व्हाट इज नोन टू अस? We know the size of the particle which have settled at a sampling depth of He. क्लियर यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? अच्छा, सोचने में टाइम लगता है, फिर ठीक है। सोचने में टाइम लगता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो हमारा रियल टाइम पे चलना चाहिए। सो नो इश्यूज अप टिल नाउ। तो मुझे अलग अलग टाइम पे इस टेस्ट में उस साइज का पार्टिकल मिल गया जो सैंपलिंग डेप्थ He चल जाता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है 10 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक की कहानी? चलिए, अब जो मैं ये सैंपल कलेक्ट कर रहा हूं, पिपेट के थ्रू मैं इस सैंपल की फर्दर टेस्टिंग करता हूं टू कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉलिड्स इन इट। ये जो मैं सैंपल कलेक्ट कर रहा हूं पिपेट के थ्रू, मैं इसकी फर्दर टेस्टिंग करता हूं बाय ओवन ड्राइंग मेथड टू फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड्स। तो वो चीज भी लिखी हुई है मैंने, दैट इज आल्सो बीइंग रेफर्ड। द कलेक्टेड सैंपल इज फर्दर बीइंग टेस्टेड फॉर द मास ऑफ द सॉलिड्स प्रेजेंट इन इट बाय ओवन ड्राइंग मेथड। और ओवन ड्राइंग मेथड मैंने आपको बता रखा है। व्हाट इज ओवन ड्राइंग मेथड? आई हैव डिस्कस। ये 10 ml के सैंपल को हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, एक डिश में रख देंगे, इसका टोटल मास निकाल लेंगे हम, विल कैलकुलेट दी टोटल मास। फिर क्या करेंगे? देन व्हाट विल डू, हम इसको ओवन में रखेंगे, पूरे पानी को वेपराइज करा देंगे। फिर क्या बचेगा? बस कंटेनर बचेगा और ड्राई सॉइल बचेगी। तो कंटेनर बचेगा, ड्राई सॉइल बचेगी। तो मुझे कंटेनर का मास पता है, कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का मास पता है, दोनों को हटाओगे क्या मिलेगा? ड्राई सॉइल का मास मिल जाएगा। ड्राई सॉइल का मास मतलब मास ऑफ सॉलिड। तो इसका मतलब क्या पता चल गया मुझे? अब ध्यान से देखना है, मैं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया? मुझे अलग अलग टाइम पे कौन कौन से टाइम है मेरे को अलग अलग टाइम पे T1, T2, T3, T4 और Tn, मैंने इन सबकी वैल्यू आपको बता रखी है। अलग अलग टाइम पे मुझे साइज ऑफ पार्टिकल पता चल गई जो सेटल हो गए बाय डिस्टेंस ऑफ व्हाट? बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो अलग अलग टाइम पे मुझे पार्टिकल की साइज पता चल गई जो सेटल कर गए एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और मुझे ये भी पता चल गया कि इस टाइम टी पे D1 साइज और D1 साइज से छोटे पार्टिकल्स का मास क्या है। तो आपने मास ऑफ ड्राई सॉइल यानी मास ऑफ सॉलिड भी कैलकुलेट कर रखा है। So for every sample, mass of solid is also being considered. So mass of solid is also being considered. तो ये है D3, this is D3, D4, Dn, this is MD3, MD4, MDn। अब आपको ये टेस्ट का डाटा पता चल गया। तो अलग अलग टाइम पे मुझे एक कंसर्न्ड साइज से छोटे पार्टिकल्स का मास पता है। तो सी दिस डाटा, अब इस डाटा को चेक करो। तो आपको ये पता है कि एक पर्टिकुलर साइज से छोटे जो पार्टिकल्स हैं उसका मास कितना है, और यही मेरा एम था। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का एम क्या होता है? टू फाइंड परसेंटेज फाइनर। और परसेंटेज फाइनर आपने सीव एनालिसिस में भी निकाला था, पर वहां पर सीव एनालिसिस में परसेंटेज फाइनर निकालने का तरीका डिफरेंट था। यहां पर परसेंटेज फाइनर निकालने का तरीका अलग है। तो मुझे ये पता है कि अलग अलग टाइम पे एक पर्टिकुलर साइज से छोटे पार्टिकल्स का मास कितना है। तो अब मैं परसेंटेज फाइनर कैसे निकालूंगा? सो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज फाइनर बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है परसेंटेज फाइनर, इसको एन लिखते हैं, इट इज टर्म्ड एज एन। परसेंटेज फाइनर करस्पॉन्डिंग टू, so percentage फाइनर करस्पॉन्डिंग टू computed size of particle, corresponding to computed size of particle which settles distance of He in time t. So percentage फाइनर corresponding to the computed size of particle which settles the distance He in time t is given by अब कैसे निकालूं परसेंटेज फाइनर? So I have to calculate percentage फाइनर. This is equal to what? This is equal to mass of solids per unit volume at depth He and time t. At depth He and time t. तो जो मास है सॉलिड्स का पर यूनिट वॉल्यूम एक पर्टिकुलर डेप्थ He पे जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और टाइम t पे, डिवाइडेड बाय व्हाट?
divided by total mass of the solids, divided by total mass of solids, total mass of solids per unit volume of suspension, per unit volume of suspension, per unit volume of suspension इनिशियली. तो इनिशियली कितना था टोटल, और हमारे टेस्ट में टाइम टी के बाद कितना मिला, इसको हम बोलेंगे परसेंटेज फाइनल. मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. सो व्हाट द मास ऑफ द सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम एट डेप्थ ऑफ एच इन टाइम टी. ये कैसे निकाला, ये हमने अवन ड्राइंग मेथड से निकाला. दिस वी हैव फाउंड यूजिंग अवन ड्राइंग मेथड. ये मास ऑफ सॉलिड्स है पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ पिपेट. वॉल्यूम ऑफ पिपेट है हमारी 10 ml, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉलिड्स. टोटल मास ऑफ सॉलिड कितना लिया था हमने, टोटल मास ऑफ सॉलिड लिया था हमने 12 से लेके, टोटल मास ऑफ सॉलिड्स कितना लिया था हमने 12 से लेके 30 ग्राम पिपेट मेथड के अंदर. तो इसको मैंने बोल दिया एम कैपिटल डी. पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ, डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन जो 500 ml चलती है, इनटू 100. दिस इज परसेंटेज फाइनल. इसका मतलब अब हमारे टेस्ट में क्या क्या कैलकुलेट होता गया, हमारे टेस्ट में ये परसेंटेज फाइनल भी कैलकुलेट होती गई और इसके करस्पॉन्डिंग जो साइज है वो भी कैलकुलेट होती गई. और यही चीज हमने एनालाइज किया था सीव एनालिसिस में. The same thing was being analyzed in sieve analysis. अब मैं सारी चीज को क्लब करके बता रहा हूं. बॉटम लाइन, बॉटम लाइन क्या है पूरे टेस्ट की, आपको ये पता है कि D1 साइज से छोटे, आपको ये पता है D1 साइज से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है, आपको ये भी पता है D2 साइज से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है, आपको ये भी पता है D3 साइज से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है, आपको ये भी पता है D4 साइज से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है. इट मींस फॉर एवरी साइज ऑफ द पार्टिकल यू नो परसेंटेज फाइनल. आपको हर एक साइज के पार्टिकल के लिए परसेंटेज फाइनल की वैल्यू नोन है. क्लियर है पूरी कहानी. अभी तक की स्टोरी में कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस अप टिल नाउ. चलिए आगे बढ़े. अब एक छोटा सा एरर है इसके अंदर, छोटा सा एरर है, वो एरर आप खुद बताओगे. आपने जो ये सैंपल कलेक्ट किया था, आपने जो 10 ml का सैंपल कलेक्ट किया था, आपने जो अफेक्टिव डेप्थ वेरियस टाइम पे फिक्स होगा क्या, ये लो जरा ये चेक करना. आपने सवाल पूछा है, कम से कम 6 या 7 बार रिपीट किया मैंने इस चीज को. तो रोशन सैनी कम से कम 6 या 7 बार रिपीट किया मैंने इस चीज को. बाकी दोबारा से आपको दिखा देता हूं कि इस मेथड में 10 ml के सॉइल सस्पेंशन का सैंपल कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड सैंपलिंग डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर एट डिफरेंट टाइम टी. अब इस 6 और 7 बार बताने के बाद, एक बार लिखने के बाद, क्या कोई चीज है जो अनक्लियर है? मैंने कम से कम 6 या 7 बार रिपीट किया था इस चीज को. इनफैक्ट पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, इस टॉपिक का पहला पॉइंट ये लिखा हुआ था. चलिए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ये जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है एच ई डेप्थ से टाइम टी पे, और इसमें जो आपने सॉलिड्स का मास निकाला है, इसमें कौन कौन से सॉलिड प्रेजेंट है. ये जो आपने मास ऑफ सॉलिड्स निकाला है अवन ड्राइंग मेथड से, इसमें किस किस चीज का मास प्रेजेंट है. ये जो आपने मास ऑफ सॉलिड्स निकाला है, इसमें किस किस चीज का मास प्रेजेंट है. तो इसको मैं हाईलाइट करके बताता हूं. इसमें सॉइल का मास भी है प्लस डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट का मास भी है. तो हमने शुरू में क्या किया था, पोस्ट सस्पेंशन के टाइम पे डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट भी मिला दिया था. तो आपने जो मास कैलकुलेट किया है वो, तो आपने जो मास कैलकुलेट किया है वो डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट का भी है, और डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट का भी है, और हमारे सॉइल के सैंपल का भी है. क्लियर है यहां तक की कहानी. रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए. एक मिनट रुकना, मेरा नेट बंद हो गया फोन में, तो फोन में नेट बंद हो गया, जरा मुझे इसे कनेक्ट करने दो. लेट मी कनेक्ट इट. ठीक है.
कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है। क्लियर है ये कहानी? इसका मतलब इस पूरी एनालिसिस में एक एरर है। क्या एरर है? आपको ये जो परसेंटेज फाइनल मिली है, एक्चुअल से ज्यादा मिली है, कम मिली है? आपको ये जो परसेंटेज फाइनल मिली, एक्चुअल से ज्यादा मिली है, कम मिली है? ये एमडी में मास ऑफ सॉइल सॉलिड भी है, मास ऑफ सॉइल सॉलिड भी है, और डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट भी है। दिस इज मास ऑफ सॉइल सॉलिड, सो मास ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट, तो डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट। तो हमने जो परसेंटेज फाइनल निकाल लिया, ये एक्चुअल से क्या है? ये एक्चुअल से ज्यादा है, तो इस पे करेक्शन लगाया जाता है। अब इस पे करेक्शन कैसे लगाया जाता है, वो करेक्शन की एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये करेक्शन क्या बोल रहा है? इफ अफेक्ट ऑफ डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट, so if effect of deflocculating reagent, if effect of deflocculating reagent, so if effect of deflocculating reagent is also considered, then percentage final will be equal to total mass of solids per unit volume of the sample, तो ये टोटल मास ऑफ सॉलिड्स है, माइनस द मास ऑफ डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट। तो छोटा m क्या है? मास ऑफ डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? टोटल वॉल्यूम में डाला था आपने 500 ml के अंदर, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ दी सॉलिड्स जो ओरिजिनली डाला था, डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 100। तो हमने टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम में से किसका मास पर यूनिट वॉल्यूम घटा दिया? डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट का मास पर यूनिट वॉल्यूम घटा दिया। तो इस चीज को ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। इसका मतलब यहां पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट की मदद से जो एरर आ रहा था उसको भी एलिमिनेट कर दिया। दैट इज आल्सो बीइंग एलिमिनेटेड। इट मींस नाउ वी नो हैव द डाटा ऑफ व्हाट, नाउ वी हैव द डाटा ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल एंड करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर। मुझे पार्टिकल की साइज भी पता है और उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर भी पता है। अब आखिरी के 5 मिनट में मैं आपको सारा टेस्ट क्लब कर रहा हूं, क्योंकि टेस्ट को बताने में टाइम बहुत लंबा लग गया मुझे, तो आधा 1 घंटा लगा है मुझे पूरा टेस्ट बताने में। अब मैं आपको टेस्ट पूरा क्लब करके बता रहा हूँ। करते क्या है इसके अंदर, व्हाट डू वी डू, हम इसमें लेते हैं सॉइल सस्पेंशन। तो लेट सपोज आपके सामने ये जो बॉटल है ये 500 ml की है, इसमें मैंने सॉइल के सॉलिड डाल दिया, कितना, 12 से लेके 30 ग्राम। इसमें पानी डाला, टोटल वॉल्यूम हो गया 500 ml का, तो टोटल वॉल्यूम इज ऑफ 500 ml। फिर क्या किया मैंने, इसमें डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट भी डाल दिया, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट। फिर क्या करते हैं, ये पिपेट उठाते हैं, इस पिपेट को इंसर्ट करते हैं सॉइल सस्पेंशन के अंदर फिक्स डेप्थ पे। डेप्थ कितनी है, हमेशा 10 सेंटीमीटर की है। पिपेट को इंसर्ट किया इस 500 ml के सॉइल सस्पेंशन में 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे, और हमने सैंपल को बाहर निकाला। इस सैंपल को बाहर निकालने के बाद सैंपल में जो सॉलिड है उसका मास नोट कर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड से हमने उसका मास नोट कर लिया। ये चीज हमने अलग अलग टाइम पे करी, तो मैंने अलग अलग टाइम पे पिपेट को इंसर्ट किया और सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया। अलग अलग टाइम कितने हैं वो आपको पीछे बता दिए, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट एंड 24 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को मेरे को अब कैलकुलेट करना है कि अलग अलग टाइम पे जो पार्टिकल की साइज सेटल हुई है 10 सेंटीमीटर में, उसकी कैलकुलेशन वो स्टोक्स लॉ से निकालते हैं। और इस साइज डी से जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी परसेंटेज वो हम निकालते हैं ओवन ड्राइंग मेथड से। इसका मतलब टेस्ट में डाटा क्या है मेरे पास, अब टेस्ट में मेरे पास डाटा है अलग अलग साइज के पार्टिकल और उनसे छोटे कितने परसेंट पार्टिकल हमारे सैंपल में, यानी परसेंटेज फाइनर। सो वी हैव डिफरेंट रेंज ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल एंड करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर। अब कोई सा भी पॉइंट रिपीट कर रहा हूं इस पूरी स्टोरी में से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना हो कोई स्टेप इसमें से? तो ये पहला तरीका है, इट्स द फर्स्ट मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो पहला तरीका है सेडिमेंटेशन एनालिसिस को करने का। क्लियर है पूरी स्टोरी?
चलिए, वन डाउट सर, सॉइल सस्पेंशन की रीडिंग डिफरेंट टाइम पे क्यों ली जाती है? ताकि अलग अलग हमारे को पार्टिकल साइज मिले, अलग अलग परसेंटेज फाइनर मिले। परसेंटेज फाइनर डायरेक्टली टर्बिडिटी से रिलेटेड है, पर कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज अ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज फाइनर एंड टर्बिडिटी, बट बोथ कैन नॉट बी रिलेटेड क्वांटिटेटिवली, क्योंकि टर्बिडिटी सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है और पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोनों लिंक्ड है, पर क्वालिटेटिवली लिंक्ड है, क्वांटिटेटिवली लिंक्ड नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। तो ये तो पहला तरीका हो गया हमारा, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब अगला तरीका उठाते हैं, सेकंड मेथड नोन एज हाइड्रोमीटर मेथड। तो सेकंड ऑफ द मेथड इज हाइड्रोमीटर मेथड। सो अगला मेथड जिससे हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस को कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर मेथड में भी क्या करना पड़ेगा आपको? हाइड्रोमीटर मेथड में भी आपको क्या करना है? आपको पहले प्री ट्रीटमेंट करनी है, फिर सॉइल सस्पेंशन बनाना है, फिर पोस्ट ट्रीटमेंट करनी है। तो वो चीजें तो कॉमन है। हाँ, ध्यान रखना है सस्पेंशन बनाते हुए वॉल्यूम कितना होगा? 1000 ml का होगा, और जो आपने सॉइल का सैंपल डाला है इसके अंदर, द सॉइल सैंपल विच इज बीइंग एडेड बाय अस शुड हैव द मास ऑफ 24 to 60 ग्राम्स। तो वो क्वांटिटी चेंज हो गई है, यहाँ पे क्वांटिटी इज बीइंग चेंज, यहाँ पर क्वांटिटी दुगनी है पिपेट मेथड से। अब हाइड्रोमीटर मेथड में हम करते क्या है, हाइड्रोमीटर क्या होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट विल डिस्कस इन डिटेल। अब सारी चीज को डिटेल में निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट से इज व्हाट? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस, हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस which is used for measurement of which is used for the measurement of which is used for the measurement of specific gravity, which is used for the measurement of specific gravity of the suspension, specific gravity of the suspension, specific gravity of the suspension. In our case soil suspension, हमारे केस में क्या है? soil suspension है। so in our case it is soil suspension। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर। सो नेक्स्ट पॉइंट सेज रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। सो नेक्स्ट पॉइंट सेज रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर अनलाइक normal scale, unlike normal scale increases downward, क्या मतलब है इस बात का? देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट सेज for simplicity in understanding, reduced hydrometer readings are marked on it, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। पहले एक बार प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, फिर आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर below the center of so volume of the hydrometer below the center of the bulb is approximately 50% of total volume, अब यहां तक कि मैंने बेसिक जानकारी लिखी है हाइड्रोमीटर की। अब हाइड्रोमीटर क्या होता है उसको समझते हैं। लेट मी ड्रॉ हाइड्रोमीटर फॉर यू, क्योंकि मैं डायग्राम पिक्चर तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर नहीं होती पिक्चर। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं कि हाइड्रोमीटर होता क्या है, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं तो परफेक्टली नहीं बनेगा। आई एम ड्रॉइंग विद द फ्री हैंड, तो परफेक्ट चीज नहीं दिखेगी, पर फिर भी बात समझ में आ जाएगी आपको। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी। तो हाइड्रोमीटर कुछ इस तरीके से मिलेगा। सो दिस इज हाउ द हाइड्रोमीटर अपीयर्स। तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमें हाइड्रोमीटर। सो दिस इज द हाइड्रोमीटर, ये हाइड्रोमीटर है हमारा। सो नीचे मेटल होता है, इट इज हैवी मेटल। सो नीचे हैवी मेटल लगा रखा है। ये हमारा बल्ब है, दिस इज द बल्ब। सो दिस इज द बल्ब, बल्ब की हाइट, आधी हाइट, सेंटर ऑफ द बल्ब। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द बल्ब। तो एक बार मैं डायग्राम बना लूं, फिर सारी चीजें समझा देता हूं। तो इसको बल्ब बोला जाता है,
सो दिस इज द बल्ब, ये स्टेम है, तो दिस इज स्टेम, ये स्टेम है। फिर हमारे पास है रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग और हमारे पास है डेंसिटी। तो रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग और डेंसिटी, ये ऊपर स्केल बनी हुई है स्टेम के ऊपर। तो स्टेम के ऊपर स्केल बनी हुई है 0.995, 1.000, 1.0, 1.010, so 1.010, 1.015, 1.020. So this is -5, this is 0, this is 1, this is 10, this is 15, this is 15, this is 20. चलिए, यहाँ तक की कहानी मेंशन कर दी मैंने। अप टिल हियर दी स्टोरी आई हैव मेंशन्ड। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं है क्या पूरी कहानी। व्हाट इज द इंटायर स्टोरी अवेलेबल हियर। तो एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल। तो चेक करो पूरी स्टोरी को। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हाइड्रोमीटर एक डिवाइस है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। सो हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस। अरे भाई रुक तो जाओ, अभी स्टार्ट किया नहीं है, पहले से डाउट आ जाते हैं। 5 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। थोड़ी शांति रखा करो, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और अब से तो ये स्टार्ट कर दूंगा, जो पूछोगे वो बल्कि नहीं बताऊंगा, अगर बताना भी होगा तो वो मुझे पहले खत्म तो होने दो। क्या मेरी बात खत्म हो गई है? पहले से डाउट आ गया, अभी एक लाइन लिखी है सर, उल्टी क्यों है? सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हाइड्रोमीटर क्या है? हाइड्रोमीटर एक डिवाइस है जो किसी भी सस्पेंशन की डेंसिटी या किसी भी सस्पेंशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सस्पेंशन। हमारा सस्पेंशन कौन सा चल रहा है अभी? हमारा सस्पेंशन चल रहा है सॉइल सस्पेंशन। तो हम सॉइल सस्पेंशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी को मेजर करेंगे विद अ डिवाइस नोन एज हाइड्रोमीटर। अब अगर आपको मैं और एग्जांपल दूं जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में, ये जो हाइड्रोमीटर है डे टू डे लाइफ में आपको यूज होता मिलेगा। हम तो लैब में यूज कर रहे हैं, तो इंजीनियर यूज कर रहा है, आपको दिखेगी नहीं वो चीज डे टू डे लाइफ में। इसको हर एक दूध वाला यूज करता है, हर एक मिठाई वाला यूज करता है। तो हम हाइड्रोमीटर को यूज करते हैं मिल्क की डेंसिटी मेजर करने में, क्योंकि डेंसिटी एक इंडिकेटर है प्योरिटी ऑफ मिल्क का। तो प्योर मिल्क की एक डेंसिटी होती है फिक्स्ड, प्योर मिल्क की आपको एक फिक्स डेंसिटी मिलेगी। अगर आप उसमें पानी मिला दोगे उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो जो मिठाई वाले होते हैं पहले दूध खरीदते हैं, वो दूध खरीदते हैं और फिर मिठाई बनाते हैं। तो पहले वो चेक करते हैं क्या इस मिल्क की प्योरिटी जितनी होनी चाहिए उतनी है या नहीं। कैसे? इनडायरेक्टली डेंसिटी को मेजर करके। और डेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस नोन एज हाइड्रोमीटर। तो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी है जो आपको डे टू डे लाइफ में मिलेगी। बाकी हमारा जो सस्पेंशन है वो कौन सा है? हमारा सस्पेंशन है सॉइल सस्पेंशन। तो पहली बात तो मैंने ये लिखी। दूसरी बात क्या लिखी? दूसरी बात ये लिखी कि हाइड्रोमीटर में जो रीडिंग है, अनलाइक योर नॉर्मल स्केल, अनलाइक जो नॉर्मल स्केल है, ये बढ़ती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल स्केल में रीडिंग बढ़ती है ऊपर, तो नॉर्मल स्केल में रीडिंग बढ़ती है ऊपर, हाइड्रोमीटर की रीडिंग बढ़ती है नीचे। अब हाइड्रोमीटर की रीडिंग नीचे बढ़ती है, ऐसा क्यों किया हमने? वो भी समझ सकते हैं, दैट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। हाइड्रोमीटर डेंसिटी कैसे बताता है हमें? तो हाइड्रोमीटर को हमें यूज करना है किसी भी सस्पेंशन की डेंसिटी बताने के लिए। हम करते क्या? व्हाट डू वी डू? हम वो सस्पेंशन उठाते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अभी सॉइल की बात ही नहीं कर रहा। हम वो सस्पेंशन उठाते हैं, इस सस्पेंशन के अंदर हाइड्रोमीटर को इंसर्ट कर देते हैं, इस सस्पेंशन के अंदर हाइड्रोमीटर को इंसर्ट कर देते हैं। तो जिस भी सस्पेंशन की आपको डेंसिटी निकालनी है या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, उसमें आपने हाइड्रोमीटर को इंसर्ट कर दिया। इन दैट हाइड्रोमीटर इज इंसर्टेड। तो आपको डायरेक्टली क्या मिलता है? जहां तक भी पानी का लेवल आया, वो हमारी क्या होगी? वो हमारी डेंसिटी होगी। वो डेंसिटी होगी किसकी? सस्पेंशन की। अब ये बताओ कि जो हमारा सॉइल सस्पेंशन है, जो मैंने सॉइल सस्पेंशन बनाया, सॉइल सस्पेंशन बनाने के लिए सॉइल मिलाई और उसको मिक्स किया। T इक्वल टू 0 पे हमारे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? T इक्वल टू 0 पे हमारे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? At T इक्वल टू 0, density of the soil suspension will be maximum or minimum? T इक्वल टू 0 पे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? इट विल कम आउट टू बी मैक्सिमम, क्योंकि उस समय सारे सॉलिड के पार्टिकल सस्पेंशन में होंगे। तो सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी किससे मिलकर बनी है? पानी की डेंसिटी और सॉलिड की डेंसिटी। क्योंकि T इक्वल टू 0 पे सारे सॉलिड सस्पेंशन में है, कोई सेटलमेंट नहीं हुई है, आपको सस्पेंशन की डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सॉलिड सेटल करता जाएगा,
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सॉलिड सेटल करता जाएगा। अगर सॉलिड सेटल कर रहा है हमारे कंटेनर में, जो सस्पेंशन बचा इसकी डेंसिटी पहले से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सॉलिड सेटल करता जाएगा, अब जो सस्पेंशन बचा इसकी डेंसिटी पहले से ज्यादा निकल के आएगी या कम निकल के आएगी? इट्स डेंसिटी विल कम आउट टू बी मोर देन द अर्लियर और लेस देन द अर्लियर। तो टाइम के बढ़ने के साथ डेंसिटी क्या होती जा रही है? तो टाइम के बढ़ने के साथ डेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमारे सस्पेंशन की डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर है चीज? इसका मतलब यही चीज मुझे रीडिंग में मिलनी चाहिए। इसका मतलब टाइम के बढ़ने के साथ हाइड्रोमीटर की जो डेप्थ ऑफ इमर्शन है वो बढ़ती चली जाएगी या सेम रहेगी? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मैं हाइड्रोमीटर को जब सस्पेंशन में रिलीज करूंगा, डेंसिटी कम होती जा रही है, तो इसकी डेप्थ ऑफ इमर्शन क्या करती जाएगी? कम होती चली जाएगी। बहुत बढ़िया, गजब का दिमाग चलाते हो। सस्पेंशन की डेंसिटी कम हो गई है, ये कम डेप्थ तक जाएगा, मतलब ऊपर तैरने लग जाएगा। अरे अगर सस्पेंशन की डेंसिटी कम होती जा रही है, सस्पेंशन हल्का होता जा रहा है, तो मेरा हाइड्रोमीटर ज्यादा डेप्थ तक इंसर्ट कर जाएगा उसके अंदर। अगर मेरे सस्पेंशन की डेंसिटी ज्यादा है तो हाइड्रोमीटर की डेप्थ ऑफ इमर्शन क्या रहेगी? कम रहेगी। तो क्योंकि सस्पेंशन की डेंसिटी कम होती जा रही है टाइम के साथ, हाइड्रोमीटर की डेप्थ ऑफ इमर्शन बढ़ती चली जाएगी। इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब मेरे को छोटी रीडिंग कहां मिलनी चाहिए? ऊपर मिलनी चाहिए या नीचे मिलनी चाहिए? तो हाइड्रोमीटर मुझे डेंसिटी बताता है, टाइम के साथ डेंसिटी कम हो रही है, तो मेरे को कम डेंसिटी ऊपर मिलनी चाहिए या नीचे मिलनी चाहिए? मेरे को कम डेंसिटी सस्पेंशन की जो हाइड्रोमीटर बताता है ये कहां मिलनी चाहिए? ऊपर मिलनी चाहिए। तो छोटी रीडिंग ऊपर होनी चाहिए, बड़ी रीडिंग नीचे होनी चाहिए। तो स्मॉलर रीडिंग शुड बी कंपैरेटिवली एट द टॉप, बिगर रीडिंग शुड बी एट द बॉटम। इसीलिए हाइड्रोमीटर में रीडिंग कहां बढ़ती है? नीचे बढ़ती है। हैंस इन दी हाइड्रोमीटर हम रीडिंग को नीचे बढ़ा रहे होते हैं। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? अब एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो अनलाइक नॉर्मल स्केल, हाइड्रोमीटर की रीडिंग बढ़ती है नीचे। द रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर इंक्रीजेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है पूरी कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोल रहा है? हाइड्रोमीटर में नीचे हैवी मेटल प्रोवाइड किया जाता है। हाइड्रोमीटर में नीचे हैवी मेटल प्रोवाइड किया जाता है, जिसका काम क्या होता है? हाइड्रोमीटर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो पर्पस ऑफ गिविंग दी हैवी मेटल एट द बॉटम ऑफ द हाइड्रोमीटर इज टू इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द हाइड्रोमीटर, कि जब मैं हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करूं ये गिर नहीं जाए सस्पेंशन के अंदर, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हाइड्रोमीटर की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? कि बल्ब के सेंटर के नीचे जो वॉल्यूम होता है हाइड्रोमीटर का, ये 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम होता है। तो आप ये बोल सकते हो दिस वॉल्यूम इज 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो हाइट सेम नहीं मिलेगी आपको, हाइट विल नॉट बी सेम, पर जो वॉल्यूम होगा हमारे सेंटर ऑफ बल्ब से नीचे, ये 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर बिलो द सेंटर ऑफ द बल्ब इज 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? क्लियर है पूरी स्टोरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारे हाइड्रोमीटर की जो स्टेम है, हमारे हाइड्रोमीटर की जो स्टेम है, इसके ऊपर हम डेंसिटी मार्क नहीं करते, हम इसके ऊपर रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग मार्क करते हैं। हमारे हाइड्रोमीटर की जो स्टेम है इसके ऊपर हम डेंसिटी मार्क नहीं करते, हम इसके ऊपर रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग मार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी अगर मार्क कर दोगे आपको वो रीडिंग पढ़ने में, बोलने में, समझने में दिक्कत होगी कि वो रीडिंग होती है डेसिमल के अंदर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, डेंसिटी है 0.995, डेंसिटी है 1, डेंसिटी है 1.01। अब आपको वैल्यू उसके बीच में भी मिलेगी, यू विल फाइंड द वैल्यू इन बिटवीन ऑल्सो। जैसे आपको वैल्यू मिलेगी, यहां पर वैल्यू मिलेगी 1.012, अब आप पढ़ोगे 1.012, आपको दिखेगा ही नहीं 1.012, यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट, यू विल नॉट बी एबल टू रिपोर्ट इट, आप उसको रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो इस चीज से बचने के लिए, हमारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, हम हाइड्रोमीटर के स्टेम के ऊपर डेंसिटी नहीं बता के रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग बताते हैं। और ये रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग? तो रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉइल सस्पेंशन -1 into 1000। सो -1 into 1000। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेता हूं।
अगर मेरी डेंसिटी 1 है, मैं 1 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं क्या लिखूंगा स्टेम के ऊपर, मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 0 इंटू 1000, तो मैं लिखूंगा 0। अगर मेरी डेंसिटी है 1.010 सस्पेंशन की, मैं 1.010 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 1.010 माइनस 1 इंटू 1000 विल कम आउट टू बी 10। अगर मेरी डेंसिटी है 1.015, मैं 1.015 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 1.015 माइनस 1 इंटू 1000 15। अब ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया कि रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग को पढ़ना, समझना, इसके बिहाफ पे कैलकुलेशन करना आसान पड़ेगा हमें। तो ये सारी चीज हमने करी है हमारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हाइड्रोमीटर के ऊपर डेंसिटी नहीं लिखी होती, रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग लिखी हुई होती है। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो अभी तक की कहानी में, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? तो अभी तक बस मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है हाइड्रोमीटर की। अब टिल नाउ आई हैव गिवन यू द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हाइड्रोमीटर। क्लियर है? तो बाकी अब कल कंटिन्यू करते हैं। कल आपकी क्लास रेगुलर टाइम पे ही होगी। टुमारो योर क्लास विल बी टेकिंग एट रेगुलर टाइम। देन वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी यूजिंग हाइड्रोमीटर रीडिंग। हाँ, आप डेंसिटी निकाल सकते हो, रिवर्स कैलकुलेशन कर लो। यू कैन डू द रिवर्स कैलकुलेशन। रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग को 1000 से डिवाइड कर दो, 1 जोड़ दो। सर जो डेंसिटी आ रही है उसकी यूनिट क्या होती है, क्या होती है डेंसिटी की यूनिट? अगर मैंने लिखा सस्पेंशन की डेंसिटी 1 है, 1 क्या? अरे भाई कैलिब्रेशन बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। मतलब इतनी जल्दी क्यों लगी रहती है, मेरे को समझ में नहीं आता। कैलिब्रेशन बताने के लिए टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा लगेगा। क्या 1 घंटा है मेरे पास अभी बताने के लिए? मतलब कौन से घोड़े पे बैठ के आते हो क्लास लगाने के लिए? इधर कैलिब्रेशन बता दो, उधर कैलिब्रेशन। अरे बताऊंगा ना, अभी सारी चीजें बता रहा हूं ना। क्योंकि कैलिब्रेशन नाम सुन रखा है, तो कैलिब्रेशन ये नाम सुन रखे थे कभी? ये भी तो बताया ही है ना मैंने खुद। सर कैलिब्रेशन बता दो। चलिए बाकी कल करते हैं। कल क्लास आपकी नॉर्मल टाइम पे ही होगी। रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। और कल से जो बोलोगे बताने के लिए वो बताऊंगा ही नहीं। तो अपने जितने भी दोस्त सारे पढ़ने के लिए उनको बता देना पहले ये कि कल से जो चीज बोलोगे बताने के लिए वो नहीं बताऊंगा। तो कल से जो भी चीज बोलोगे, कल से लेके जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आगे, उसमें जो बोलोगे बताने के लिए वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उसके अलावा बाकी सब कुछ बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डिस्कस एवरीथिंग। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की क्लास में बोला था कंक्रीटिंग इक्विपमेंट बता देना, मेरे को कंक्रीटिंग इक्विपमेंट बताने थे, नहीं बताया मैंने। तो अब आज की बात तो छोड़ देता हूं, आज के बाद अगर कभी बोला कि ये चीज बता दो, वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन।